अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के 17th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 17। तो ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे शाम्स आउटलाइन की बुक वेक्टर एनालिसिस में से, और ये हम चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन के नाम से। सबसे पहले we have to discuss in topics for today. First topic is vector integration, and second is line integral, and third is example of line integral, and fourth topic is definition of surface integral, and at the end we will discuss example of surface integral. First of all, we have discussed vector integration. Ordinary integration, as you know students, r of u is a vector depending on a single scalar variable. जैसे कि आप ज़रा को पता है कि r कैपिटल जब हम या बोल्ट की शक्ल में लिखते हैं तो r ऑफ u इसका मतलब है ये एक वेक्टर है जिसमें i कंपोनेंट भी होगा, j कंपोनेंट भी होगा और k कंपोनेंट भी होगा। तो ith कंपोनेंट उसका r1 ऑफ u और इसी तरह से jth कंपोनेंट r2 ऑफ u एंड kth कंपोनेंट r3 ऑफ u, ये तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, ये जो कि एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है u पर। वेयर r1 ऑफ u, r2 ऑफ u, r3 ऑफ u आर सपोज्ड कंटिन्यूस इन आ स्पेसिफाइड इंटरवल। ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ दे रहे हैं, कंटिन्यूस यानी कि इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो अनब्रोकन ग्राफ बनेगा। तो अब इसको कैसे कहा जाता है इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल आर ऑफ यू, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये आर ऑफ यू है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हर एक के ऊपर इंटीग्रल डिवाइड हो जाएगा, जैसे ith कंपोनेंट के ऊपर, jth कंपोनेंट के ऊपर और इसी तरह kth कंपोनेंट के ऊपर। और इसके बाद दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ r ऑफ u इफ़ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर s ऑफ u। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये r ऑफ u आ रहा हो, तो ऐसा वेक्टर अगर हमारे पास हो तो इसका मतलब है अगर r ऑफ u का हम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास s ऑफ u आएगा प्लस c, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर डिपेंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ u, जो कि u के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसके बाद अब है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, we know that the integrals which have limits as shown in this slide, u is equal to a to u is equal to b, as written as integral from a to b r of u du, which is equal to integral from a to b डेरिवेटिव जो कि हमें पता है पहले से r ऑफ u इज़ इक्वल टू था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ s ऑफ u। तो इस तरह से हमारे दोनों ऑपरेटर ऑपरेट होंगे, इंटीग्रल भी ऑपरेट होगा और डेरिवेटिव भी ऑपरेट होगा, तो s ऑफ u प्लस c रह जाएगा और इस तरह से उसके ऊपर लिमिट लग जाएगी फ्राम a टू b। तो इसका मतलब है लिमिट लगी तो अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट किया s ऑफ b माइनस s ऑफ a, जो कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। दिस इंटीग्रल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ अ सम इन द मैनर एनालॉगस टू द एलिमेंट्री इंटीग्रल कैलकुलस। तो बाज़ औक़ात ये हमारे पास सम भी कहलाता है। तो इस तरह से अब है वेक्टर इंटीग्रेशन की एग्जांपल। तो सबसे पहले आर ऑफ यू गिवन है हमारे पास, आर ऑफ यू है u माइनस यू स्केयर और ये ith कंपोनेंट है इसका प्लस 2u क्यूब, jth कंपोनेंट है माइनस 3k, ये kth कंपोनेंट है इसका। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले
इंटीग्रल आर ऑफ यू फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, एंड बी डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है 1 to 2 आर ऑफ यू डी यू। तो सबसे पहले वैसे ही सेम इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा बाई अप्लाइंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रल on every component, ith component, jth component and k component as this is shown is equal to I integral u minus u square और du प्लस j आ गया जिसको हमने बाहर लिखा इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रल टू u क्यूब तो एज सो ऑन। अब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो u का इंटीग्रेशन जब लेंगे तो इसका मतलब है कि u बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह u स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो वो बन जाएगा u क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से ये माइनस साइन आ गया प्लस c1 जो कि कांस्टेंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट कंपोनेंट। j कंपोनेंट इसी तरह से उसकी भी इंटीग्रेशन लेंगे, k कंपोनेंट की भी इंटीग्रेशन लेंगे, इसको सम अप की शक्ल में लिख देंगे और आखिर में हमने c1i प्लस c2j c3k लास्ट में कर दिए सारे कांस्टेंट्स। अब इन सारे कांस्टेंट्स को एक वेक्टर की शक्ल में लिख दिया, बाकी सारे i कंपोनेंट j कंपोनेंट अलग अलग लिख दिए, जो कि हमारे पास वेयर c इज़ द कांस्टेंट वेक्टर जो कि बराबर है c1i प्लस c2j प्लस c3k के। तो इस तरह से ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पास जो ए पार्ट में हमने मालूम करनी थी। इंटीग्रल आर ऑफ यू जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी, इसका इंटीग्रल लेना था विद रिस्पेक्ट टू यू। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। ऑलरेडी हम इंटीग्रल फाइंड कर चुके हैं, अब हमने सिर्फ उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब लिमिट में क्या है, सबसे पहले एज वी नो फ्रॉम पार्ट 1, तो इंटीग्रल ऑफ आर ऑफ यू डी यू तो ये बराबर होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आई प्लस यू 4 डिवाइडेड बाई 2 जे माइनस 3 यू के। तो प्लस सी है तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी 1 to 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये अपर लिमिट आ गई माइनस इसी तरह से लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट थी 2, तो जहाँ जहाँ u था वहाँ 2 पुट कर दिया, लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो ये माइनस में लोअर लिमिट 1 जहाँ u था वहाँ 1 पुट कर दिया। फिर उसके बाद ये आ गया हमारे पास माइनस 5/6 आई प्लस 15/2j माइनस 3k। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो गई जिसको हम कहते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की वेक्टर इंटीग्रेशन कहलाएगी। ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सी चीज़ें थी। इसके बाद है लाइन इंटीग्रल और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल सबसे पहले हमारे पास सेम वही वेक्टर आर ऑफ यू इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ यू आई प्लस वाई ऑफ यू जे प्लस जी ऑफ यू के। ये एक हमारे पास वेक्टर है। R of u is the position vector of x, y, z defined a curve C joining A and B। तो अब हमारे पास सपोज एक कर्व है, जो कि कर्व है, सपोज एक कर्व है, तो वो A से B को ज्वाइन करती हुई कर्व है। तो इसमें तो हमारे पास u इज़ इक्वल टू u1 है एंड u इज़ इक्वल टू u2 रिस्पेक्टिवली, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अब we assume that C is composed to finite number of curves for each of which R of u has continuous derivatives। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले जितने भी ये R of u के कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे ये एक फाइनाइट कर्व बना रहे हैं और ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट करने चाहिए। लेट ए वेक्टर है हमारे पास जिसमें a1i प्लस a2j प्लस a3k ये इसके एक वेक्टर है जो कि वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन डिफाइन करता है एंड कंटिन्यूस अलोंग सी, ये सी के अलोंग कंटिन्यूस है। देन द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्रॉम ए।
अब इंटीग्रल कौन सा होगा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग ए के होगा, अलोंग सी फ्राम ए टू बी, सी के ऊपर ए से बी, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्राम ए टू बी ए डॉट डी आर। तो ये इंटीग्रल अलोंग कर्व सी भी कहलाता है, ए डॉट डी आर कहलाता है। इस सारे के सारे इंटीग्रल को हम कहते हैं ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल फ्राम ए टू बी। तो इसी तरह से लाइन इंटीग्रल अलोंग अ स्केलर फील्ड अगर हमने देखना हो, तो अगर विजुलाइजेशन देखें तो उसकी विजुलाइजेशन इस तरह से होगी। तो ये देखें, ये एक हमारे पास सी कर्व है। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास जो है सारे का सारा ये एफ है, स्केलर फील्ड है। तो अब ये स्केलर फील्ड है, इसके ऊपर ये कर्व है फ्राम, जिसको सी नाम दिया हमने, ए टू बी, ये कर्व है। और अब इसके बाद अब इस कर्व के ऊपर देखेंगे, कर्व ऐसी है। अब इसका मतलब है इस कर्व के अंडर जो है एरिया कुछ ना कुछ आ रहा है। अब ये देखें, ये कर्व के सारे के एरिया जो अंडर होगा उसको ही हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं अलोंग अ स्केलर फील्ड। तो अब ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रल अलोंग सी एफ का लिया गया है और ये डी एस के रिस्पेक्ट से है, स्केलर फील्ड के लिहाज से है। तो ये इज़ इक्वल टू हमारे पास ये गिवन फार्मूले के बराबर आ जाएगा। तो ये दोबारा से देख सकते हैं, पहले एफ था, ये सी कर्व है, ए टू बी है, ये इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास। अब ये एरिया अंडर दिस कर्व वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये एरिया अंडर द कर्व है। तो ये कर्व के अंदर जो एरिया जो कि ब्लू लाइन से, ब्लू एरिया से ज़ाहिर हो रहा है, तो ये ए टू बी एफ ऑफ आर ऑफ टी आर प्राइम टी ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से लाइन इंटीग्रल अलोंग अ वेक्टर फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग अ वेक्टर फील्ड, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर फील्ड, फिर उसके बाद ये कर्व सी थी ए टू बी, तो फिर उसके बाद आर, उसके ऊपर वेक्टर है। तो अब आर वेक्टर के हर एक के अलोंग कोई ना कोई वेक्टर है। तो अब देखें, ये ब्लू वाले जो वेक्टर्स हैं सारे ये वेक्टर फील्ड के वेक्टर्स हैं, और ये उसके ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर आर, जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है वो उसके ऊपर है, जो रेड कलर में दिया गया है। तो ये हमारे पास अलोंग अ वेक्टर फील्ड कहलाता है। ये एफ ऑफ आर का हमने लिया वेक्टर के अलोंग डेरिवेटिव लिया अलोंग द कर्व सी। तो ये दोबारा से देख सकते हैं, ए टू बी है, तो ये आर प्राइम जो है ये टेंजेंट वेक्टर है। तो अब ये टेंजेंट वेक्टर उसके ऊपर, कर्व के ऊपर जैसे जैसे जहाँ से जाता है, तो वैसे ही एफ़ के साथ जो जो एरिया बनाता जा रहा है, एफ़ वहाँ जहाँ आर जाता है, एफ़ जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, तो इस सर्कल में ये ज़ाहिर हो रहा है। तो फिर इस तरह से ये एरिया बन गया, ये ग्रीन वाला एरिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा कहलाएगा लाइन इंटीग्रल अलोंग अ वेक्टर फील्ड। तो अब इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6y माइनस 14yz j प्लस 20xz² के। तो ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। तो अब इस ए वेक्टर का हमने इंटीग्रल मालूम करना है अलोंग सी, और सी कैसा है, फ्राम 0 0 0 टू 1 1 1 अलोंग द फॉलोइंग पाथ सी। तो ये हमारे पास इस पाथ के अलोंग है, ए पाथ है जिसमें x इज़ इक्वल टू टी, y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू टी क्यूब है। फिर उसके बाद द स्ट्रेट लाइंस फ्राम 0 0 0 टू 1 0 0 and then the straight line then to 1 1 0 and then the 1 1 1। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग then the straight line joining the 0 0 0 to 1 1 1 पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग ये हमारा लाइन इंटीग्रल मालूम करना। जब भी इंटीग्रल इस तरह का दिया गया हो और ये सी दिया गया है, ए डॉट डी आर है, तो इसका मतलब है हमने लाइन इंटीग्रल मालूम करना है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3x²
प्लस 6y ये i है माइनस 14yz j है प्लस 20xz² k है। तो evaluate line integral from 0 to 1 along the following path c। तो सबसे पहले a दिया गया है पाथ x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यू। तो अब देखें इंटीग्रल हमने मालूम करना है, तो इंटीग्रल अलोंग सी a डॉट डी आर, सबसे पहले a डॉट डी आर मालूम कर लेंगे। r हमें पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है, तो इसका मतलब है डी आर हमारे पास हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के आ जाएगा। तो इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जो कि इसके बराबर आ गया। अब इंटीग्रल अलोंग सी मालूम कर रहे हैं, तो इंटीग्रल अब मालूम करना है अलोंग सी। तो सी कैसा है, जो 0 0 0 से शुरू होता है और 1 1 1 की तरफ। तो अब इसका मतलब है हमने x इज इक्वल टू टी गिवन है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन है, z इज इक्वल टू टी क्यूब गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका मतलब है हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो क्रॉसपॉन्ड्स करेंगी हमारे पास t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x पहले पॉइंट पर x, y और z तीनों की तीनों वैल्यूज़ 0 हैं। तो इसका मतलब है जब इन वैल्यूज़ को 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास इसका मतलब है तीनों की वैल्यूज़ t की वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास 1 0 आ रही है। तो इसी तरह से 1 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 और z की जगह पे भी 1। इस तरह से तीनों की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये t की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा से लेकर t इज इक्वल टू 1 तक हमने वैल्यूज़ मालूम करनी। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सारे के सारे फार्मूले को x y z की जगह पे हमने वैल्यूज़ t में पुट कर दी, यानी कि सारे जितने भी 3 हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको हमने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले 1 वेरिएबल क्या था, t की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब t में कन्वर्ट करने के बाद अब t हमारे पास आ गया जो कि 0 से 1 तक था, वो लिमिट पुट की, t की वैल्यूज़ जो भी हमारे पास x y z की z जो है वो t की शक्ल में थी तो उनको पुट किया। इसमें पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया। तो अब जहाँ dx था तो इसका मतलब है वहाँ पे हम ये dt पुट कर देंगे। जहाँ पे dy था तो अब इसका मतलब है dy वहाँ से मालूम करेंगे, तो इसका मतलब है d ऑफ t स्क्वायर बनेगा क्योंकि y हमारे पास t था। तो इस तरह से एज सो ऑन। तो इनका डेरिवेटिव्स लिए dt स्क्वायर मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2dt। तो इस तरह से इसको 2t पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर इस तरह से और इसी तरह से बाकी सब का पहले इसी तरह से ये यहाँ पे शुरू में देखें आप, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये dt वैसे सेम रहा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 9t स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये t रेज़ टू पावर 5 हो गया। इधर ये 14 था तो 2t इधर से बाहर निकला तो ये हमारे पास 28 हो जाएगा और एक t इधर से आ गया, 2t था तो t इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये t रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, ये अगेन dt बन जाएगा ऐसे ऑन। इसी तरह से यहाँ से 3t स्क्वायर बाहर निकलेगा और dt आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये ऑलरेडी 6 था तो हाँ हमारे पास तो बल्कि 6 ये और ये 7 था तो 2 अंदर से आएगा तो ये 9 बन जाएगा। तो 3 वैसे आया तो वो मल्टीप्लाई किया तो ये 60 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके ऊपर सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे 0 से 1 जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। तो इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई जो कि 5 के बराबर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो जो ये वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसान सा इसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं अलोंग दिस कर्व जो कि 0 0 0 से 1 1 1 तक थी। तो इस तरह से कुछ और चेंजेस भी आ सकती हैं, जैसे बी में हम देखें स्ट्रेट लाइंस है जो कहाँ से है 0 0 0 से 1 0 0 0 पर है। तो इसी तरह से इधर इसके बाद कहाँ जाती है 1 1 0 पर, फिर उसके बाद 1 1 1 पर चली।
तो अब देखें, अब अलोंग दी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन जो देखते हैं जो 0 0 से शुरू हो रही है और 1 0 0 पर जा रही है, तो y की वैल्यू देखें वो 0 कंटिन्यूसली 0 है, यानी कि दोनों में 0 है, और z की वैल्यू भी देखें दोनों में 0 है, तो इसका मतलब है dy और dz दोनों 0 होंगे। यहाँ पे सिर्फ चेंज वैल्यू जो हो रही है वेरी कर रही है, सिर्फ x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 1 के दरमियान में, तो इसका मतलब है बाकी वैल्यूज़ सारी 0 हो जाएंगी। उसमें वैल्यूज़ पुट की तो सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे पिछले पार्ट में किया, तो सेम हम वैसे ही करेंगे। तो सिर्फ x वेरिएबल है, x वेरी कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें नहीं वेरी कर रही। तो इस तरह से इसको अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई 1 0 0 से 1 1 0। अब देखें यहाँ पे 1 1 दोनों में x जो है वो सेम रह रहा है, तो इसी तरह से y 0 और फिर 1 है, और z की वैल्यू देखें 0 0, यानी कि इसका मतलब है दो चीज़ें बिल्कुल नहीं चेंज हो रही, x और z चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ y चेंज हो रहा है। तो इस तरह से इसमें वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, उसी पिछले वाले में पुट किया। थर्ड में देखें स्ट्रेट लाइन जो कि 1 1 0 से 1 1 1 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि 1 1 0 से 1 1 की तरफ 1 1 1 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है 1 1 पहली दोनों वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, x और y चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ z वेरी कर रहा है। तो इस तरह से z के रिस्पेक्ट से ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो एरिया आया है सम आ जाएगा, तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। तो इसके बाद है स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से ज्वाइन कर रही हो, 0 0 से एंड 1 1 1 को ज्वाइन कर रही हो। तो अब देखें पैरामीट्रिक वैल्यूज़ क्या होगी, x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू टी है, और z इज इक्वल टू टी है। तो अब देन हम फिर वैसे के वैसे ही सेम x इज इक्वल टू टी वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू टी, z इज इक्वल टू टी, और t कहाँ से वेरी कर रहा है, सब में सेम 0 से 1 की तरफ वेरी कर रहा है, तो 0 से 1 इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 13/3 ये आंसर आ जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है। इसके बाद है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आउट ड्रॉन यूनिट नॉर्मल क्या होता है। आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल क्या होता है। तो अगर हमारे पास S कोई टू साइडेड सरफेस है, S टू साइडेड सरफेस है, जैसे कि हम ये नीचे देखें, ये एक फिगर में शो हो भी रही है, S टू साइडेड यानी कि दोनों साइडों से। लेट वन साइड ऑफ S कंसिडर्ड आर्बिट्रेरीली एज द पॉजिटिव साइड, एक साइड हमने आर्बिट्रेरीली पॉजिटिव साइड कर ली, और इफ़ S इज़ क्लोज्ड, तो अब अगर S क्लोज्ड हो तो इसका मतलब है S के अंदर वाली साइड, आउटवर्ड साइड जो है वो पॉजिटिव होगी, और इनवर्ड साइड जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो अ यूनिट नॉर्मल n टू एनी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ S इज़ कॉल्ड पॉजिटिव और आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। तो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल ऐसा n होगा, कोई भी नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड पहले नंबर पे हमने क्या कहा, तो अगर तो हमारे पास टू साइडेड सरफेस हो जो क्लोज्ड ना हो, तो पॉजिटिव साइड हम आर्बिट्रेरली कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से ऊपर वाली ले लें या नीचे वाली ले लें, जो भी पॉजिटिव साइड ले लें। अगर क्लोज्ड सरफेस हो तो हम आउटर जो है वो पॉजिटिव लेंगे, इनर जो है वो नेगेटिव लेंगे। अगर क्लोज्ड सरफेस हो, जैसे बॉल है, बॉल एक क्लोज्ड सरफेस है, तो अब देखें बॉल में हम, तो अब ये देख सकते हैं जैसे ये एक बॉल है, तो अब n यूनिट ड्रॉन नॉर्मल है, तो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, तो इसको हम ये पॉजिटिव साइड पे, अब इसी तरह दूसरी सरफेस पे भी आप देख सकते हैं, ये दोनों सरफेस में ये यूनिट नॉर्मल है। सरफेस इंटीग्रल्स, अब इसको हम सरफेस इंटीग्रल को हम डेरिवेटिव्स के ज़रिए से भी इजहार करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ सरफेस, तो इसको हम ds कहते हैं। वेक्टर ds इस तरह से लिखा जाता है, हुज मैग्नीट्यूड इज़ ds, जो कि मैग्नीट्यूड वैल्यू बोल्ट की शक्ल में नहीं लिखी जाती, दूसरी लिखी जाती है। हुज डायरेक्शन इज़ दैट ऑफ n,
तो ये n यूनिट वेक्टर जो होता है उसके अलॉन्ग ये डायरेक्शन होती है। अगर हम ds वेक्टर को लिखें तो n इंटू ds लिख सकते हैं। द इंटीग्रल इज़ रिटन एज डबल इंटीग्रल अलॉन्ग द सरफेस s a डॉट ds। तो ये सरफेस के अलॉन्ग होता है डबल इंटीग्रल a डॉट n यूनिट वेक्टर इंटू ds, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दी सरफेस इंटीग्रल, तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ दी सरफेस इंटीग्रल होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको पैचेस की शक्ल में सरफेस को डिवाइड करते हैं, फिर उस छोटे हिस्से को ds को जिसके ऊपर n यूनिट वेक्टर होता है और ds ये सरफेस होती है, तो ये इसको पूरे को वेक्टर कह देते हैं। लेकिन वैसे ये स्केलर अगर पैच लिया जाए तो वो स्केलर ds इसकी पूरी सरफेस और फिर उसके बाद n यूनिट वेक्टर जो उसके ऊपर वेक्टर है डायरेक्शन को शो कर रहा है। सरफेस इंटीग्रल इज़ आल्सो नोन एज फ्लक्स ऑफ a ओवर s। तो अब a का फ्लक्स s के ऊपर, अब ये देखें सबसे पहले a क्या चीज़ है, a वेक्टर है जो यहाँ से गुज़र रहे हैं, ओवर s ये सरफेस है, फ्लक्स ऑफ a ओवर s कहलाता है। तो ये सारे a हैं जो रेड कलर में वेक्टर्स हैं, और ये फ्लक्स यानी कि कितनी इसमें से चीज़ एक कितने टाइम गुज़र सकता है, यानी कि कितना गुज़र सकता है। जैसे कि हमारे पाइप हो उसमें से हम जैसे जो लेते हैं, अगर पानी ले रहे हैं तो इस तरह से इस मकदार को, इसी तरह से इस सरफेस में से कितना ये वेक्टर गुज़र सकता है, तो ये फ्लक्स कहलाएगा, नोन एज फ्लक्स ऑफ a ओवर s। तो अदर सरफेस इंटीग्रल्स आर, तो अब सरफेस इंटीग्रल कुछ इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर s फाई ds, इसी तरह से डबल इंटीग्रल ओवर s फाई डॉट n ds, इसी तरह से डबल इंटीग्रल ऑफ a क्रॉस ds। तो इस तरह से भी ये सारे सरफेस इंटीग्रल। फाई यहाँ पे स्केलर फंक्शन होता है। सच इंटीग्रल्स कैन बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एलिमेंट्री कैलकुलस में, तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिहाज से। तो अब ये एक और पिक्चर के ज़रिए से हम देख सकते हैं, ये सारी की सारी एस सरफेस थी, ये यहाँ पे जो शो हो रही है, ये इसका एक पैच लिया इसका ये, तो ये वाला एरिया हम इसके ज़रिए से फाइंड करेंगे। तो अब ये नोटेशन बाज़ हम ये डबल इंटीग्रल की बजाय सिंगल इंटीग्रल भी अलॉन्ग द क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं। क्लोज्ड सरफेस हो तो उसको हम सिंगल इंटीग्रल के ज़रिए से भी ले लेते हैं ओवर द क्लोज ओवर द सरफेस एस। तो ये एस सरफेस है, तो ये इस तरह से ये ए वेक्टर्स हैं रेड में और सो ऑन ये शो करवा रहा है। तो अब सरफेस इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डबल इंटीग्रल अलॉन्ग एस ए डॉट ए वेक्टर डॉट एन डी एस, ये इस तरह से होती है, ये इक्वल होती है डबल इंटीग्रल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। डबल इंटीग्रल ओवर आर, अब आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस का ये जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो रीजन बन रहा है, ये वाला प्लेन जो बन रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये जो रीजन बन रहा है इसको हम कहेंगे आर। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये डबल इंटीग्रल अलॉन्ग आर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वही का वही। अब ये डी एक्स डी वाई ओवर एन, एन यूनिट वेक्टर है जो उस पैच के ऊपर है, और डॉट के केथ यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है। तो इनका मैग्नीट्यूड ही डिवाइड कर देंगे, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम इसको नेक्स्ट में प्रूव करेंगे। तो अब ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सरफेस एस हैज़ अ प्रोजेक्शन, यानी कि उसका साया उस एस सरफेस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में वो आर है, साया जो है वो आर है। तो अब ये प्रोजेक्शन जो होगा, जैसे इस फिगर में भी हमने देखा, तो ये कहलाएगा आर। तो इसको हम यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एवेलुएट द इंटीग्रल अलॉन्ग एस ए डॉट एन डी एस वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस है। तो ए वेक्टर है हमारे पास, एस इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेन, तो प्लेन का पार्ट है एस, तो इसके अलॉन्ग हमने इंटीग्रल मालूम करना है। तो सबसे पहले वी नो डैट, अब इंटीग्रल प्लेन क्या है जो गिवन है, 2x + 3y + 6z इज़ इक्वल टू 12।
विच इज़ लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेन, जो कि फर्स्ट ऑक्टेन में लोकेट किया गया, फर्स्ट ऑक्टेन में लोकेट किया गया। तो वी नो डैट, अब सबसे पहले सोल्यूशन फर्स्ट ऑक्टेन, जैसे आप जानते हैं कि 8 ऑक्टेन होते हैं 3 डायमेंशनल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो जिसमें x y z सारे पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट ऑक्टेन कहलाता है, एज सो ऑन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ये 8 ऑक्टेन होते हैं सारे के सारे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेन में। वी नो डैट, हम ये जानते हैं डबल इंटीग्रल अलोंग एस लिया जाए a डॉट एन डी एस, तो ये बराबर होता है डबल इंटीग्रल अलोंग आर a डॉट एन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट के, इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले टू ऑब्टेन n, नोट दैट द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा तो n होगा, यानी कि हमारे पास नॉर्मल। तो अब हमने इसका परपेंडिकुलर मालूम करना है। परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए जैसे हम पहले से उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर मालूम करते थे, यानी कि उसका हम ग्रेडियंट ले लेते थे। डेल ऑफ दिस, जो हमारे पास फंक्शन है इसका डेल ले लिया जाए तो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ, जैसे कि हमने फिज़िकल सिग्निफिकेंस में भी पढ़ा था ग्रेडियंट की, तो हम डेल ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 6z लेंगे, तो जो कि हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 6k के बराबर आ जाएगा, जो कि हमें पता है ये डेल पार्शल ऑफ पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ऑफ पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ऑफ पार्शल जी के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, तो ये आंसर आ जाए। आप देख सकते हैं ये हमने पार्शल ऑफ पार्शल एक्स आई जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये एक्स वाली वैल्यूज़ ही रह गई, बाकी सारी ज़ीरो हो गई। तो एक्स में से ये 1 आ गया, ये 2 बच गया। इस तरह से पार्शल ऑफ पार्शल एक्स आई पार्शल ऑफ पार्शल वाई जे पर, तो इस तरह से ये सिर्फ y की रह गई, z की रह गई, जो इस तरह से। तो इस तरह से इनको सिंपलीफाई करने के बाद ये आ गया। तो अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। तो अब यूजिंग द फैक्ट, अब हमने फैक्ट क्या यूज़ करनी है, z इज़ इक्वल टू, हमें पता है z की वैल्यू हम इधर से मालूम कर सकते हैं इस प्लेन के ज़रिए से। जो प्लेन हमें गिवन है इसमें 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, ये प्लेन गिवन है। अब हम इस फैक्ट को यूज़ करते हुए s में से z की वैल्यू उस प्लेन में से मालूम कर सकते हैं। तो z इसके बराबर है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ s, इस s की इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये पता है कि इंटीग्रल अलोंग s a डॉट n है, तो जो कि हमारे पास बन जाएगा dx ओवर dy के बराबर आ जाएगा, r प्रोजेक्शन आ जाएगा और a डॉट n आ जाएगा। और अब हमने z को ख़त्म करना है, तो z को ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने, उसमें z की वैल्यू पुट कर दी। जब z की वैल्यू पुट कर दी तो वो उसमें x और y था, तो सिर्फ x और y में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे सेम a डॉट n, उसी के साथ n के साथ, ये जो n पीछे हमने मालूम किया है ये वाला, इसके साथ a डॉट n, a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो कि बराबर आ जाएगा 36 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 7 और z की वैल्यू पुट करने के बाद। तो इसी तरह से 7/6 dx dy, अब इंटीग्रल अलोंग r आ गया, तो अब ये 6 माइनस 2x और ये z की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हमने डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू एवेलुएट दिस डबल इंटीग्रल, कीप x फिक्स एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फ्राम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करते हैं, अब x को फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले डबल इंटीग्रल के लिए, और y की इंटीग्रेशन लेते हैं कहाँ से, 0 से लेकर जो y की वैल्यू आ रही है इसमें z की वैल्यू 0 पुट करने के बाद, अब z की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें उसी फार्मूले में, यहाँ पे ये वाले फार्मूले में, तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इनको पुट करने के बाद देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से, x को 0 से लेकर 6 वैल्यू कैसे आएगी, अब y को भी 0 पुट कर देंगे,
ज़ीरो पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से r इज़ कम्प्लीटली कवर, तो r कम्प्लीटली कवर हो जाएगा इसकी वैल्यूज़ के ज़रिए से। तो अब देन द n यूनिट वेक्टर, n जो कि n वहाँ पे सिर्फ हमने उसका यूनिट वेक्टर मालूम किया था, तो अब n वेक्टर मालूम किया था, तो n वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए ये हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो कि बराबर होता है वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब इसका मतलब अब हमने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ उसका जाके मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। एन डॉट के मालूम करना है, के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, उसका मैग्नीट्यूड मालूम किया, ये वैल्यूज़ आ गई। उसमें पुट की ए डॉट एन, ये मालूम किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाद में दिया गया है लेकिन पहले है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यूज़ आई, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आखिर में रिज़ल्ट 24। तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अगर एन अपोजिट होता यूनिट नॉर्मल तो इसको हम -24 रिज़ल्ट आता। तो इस तरह से आपके ज़िम्मे डू USL क्वेश्चन 1 to 16 और ये 18 भी करवा दिया है, वो भी साथ, और चैप्टर नंबर 5 है ये, पेज नंबर 91 to 101। ठीक है बेटे, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।